नमस्कार साथियों। ये YouTube चैनल आज तक तो एक मनोरंजन के लिए था। इससे मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन आज से मनोरंजन का कार्यक्रम बंद और आज से शिक्षा की बात करते हैं। दोस्तों, शिक्षा हर इंसान के लिए उपयोगी है और साथियों, आज तक ये अपना चैनल मनोरंजन के लिए था। खेती उगले सोना के नाम से चला रखा था। आज बैठे बैठे विचार आया कि कुछ अच्छा किया जाए, जिससे कि कुछ भला कर सके या कुछ अच्छा ज्ञान दे सके। तो मैंने सोचा आज हम शिक्षा के संबंधी इस पर वीडियो बनाकर डाला जाए, जिससे कि भाई लोगों को जो अपने को आता है, अपना जो अनुभव है, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज से मैंने इस चैनल पर आज से शिक्षा संबंधी विचार या कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा शिक्षा से संबंधी, जिससे कि आप कुछ ग्रहण कर सकें। हर व्यक्ति अच्छी नौकरी पाना चाहता है और गांव के लोग ज़्यादातर मास्टर बनना चाहते हैं। तो शिक्षा में हर मास्टर के लिए, हर शिक्षक बनने के लिए, हर अध्यापक चाहे 3rd ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, किसी भी भर्ती में वो जब एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन, वो प्रश्न उसके लिए रामबाण का साबित होते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई मनोविज्ञान समझ में नहीं आता है, मनोविज्ञान थोड़ा ये साइकोलॉजी अटपटा सा विषय लगता है। लेकिन जो विषय अटपटा लगता है, वो विषय अगर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, एक बार समझ में आ गया तो वो कभी भूला नहीं जाता। सबसे सरल, सबसे आसान विषय हो जाता है। उसी विषय के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आपको जितना मेरे को आता है, जितना मेरे पास अनुभव है, वो बांटने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मनोविज्ञान का थोड़ा सा जो एग्ज़ामों में आता है, एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है, उसके बारे में आपको बता दूँ। मनोविज्ञान का वैसे शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। ये आप लोगों को पता है कि मन के विज्ञान, जो मनोविज्ञान है, उसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के, साइकोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकी प्लस लोगस, साइकी दूसरा है लोगस, 2 शब्दों से मिलकर बना। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी का तात्पर्य हुआ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन हो गया। अब साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अपने को आ गया।
अब साइकोलॉजी का अर्थ आ गया। आप लोग पूछेंगे कि मनोविज्ञान कहाँ से आया, तो मनोविज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसके बारे में कुछ दार्शनिक थे। उनमें सबसे प्रमुख थे अरस्तु। अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र चलता था, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कोई अस्तित्व में नहीं था, दर्शन शास्त्र चलता था। और वो दर्शन शास्त्र, उस दर्शन शास्त्र को अरस्तु के समय एक मनोविज्ञान के रूप में अस्तित्व में, उन्हीं के समय, अरस्तु के समय उनके साथी थे प्लेटो, डेकार्ट, जो दार्शनिक थे। उन्होंने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के रूप में एक अलग अवधारणा दी और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का अस्तित्व धीरे 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 एक स्वतंत्र विषय के रूप में पनपा, जिसे मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब एक स्वतंत्र विषय तो बन गया मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र विषय हो गया, लेकिन इसमें जो अध्ययन किया गया किसका विषय रहा है, इसके बारे में विद्वान जो थे, मनोवैज्ञानिक बने, दार्शनिकों से मनोवैज्ञानिक बने, उनके मन में विचार आया कि यार मनोविज्ञान क्या है, क्या हो सकता है। तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी जैसे शुरू हुई, 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता है। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया, तो मनोविज्ञान की जननी के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहेंगे। किसको कहेंगे? दर्शन शास्त्र को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जनक की बात आती है तो मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। अरस्तु ने क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आत्मा के अध्ययन के, जब मनोविज्ञान का आत्मा का अध्ययन के रूप में विषय है और आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो उसके प्रमुख समर्थक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए गए और 4 में से एक अलग हटके दे दिया, तो आपको अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट तीनों प्रमुख हैं, प्रमुख समर्थक हैं, प्रवर्तक मान कह सकते हैं। तो समर्थक तीनों को समर्थक कहेंगे। अगर अलग आता है तो उसमें वो सही करेंगे। ठीक है, और जनक अरस्तु का दिया। ठीक है, अब अस्तित्व इसका आत्मा के अध्ययन के रूप में 16वीं शताब्दी में हो गया, लेकिन जैसे जैसे 16वीं शताब्दी खत्म हुई और नए युवा मनोवैज्ञानिक हुए, जो दर्शन शास्त्र को मानने वाले मनोविज्ञान के रूप में उलझ गए या मनोविज्ञान के अध्ययन करने लगे, तो मनोवैज्ञानिक हुए। मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ नए मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि आत्मा, भाई इसका ये आत्मा का अध्ययन है, कैसे है अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन कैसे है, इसका अर्थ बताइए, इसके प्रकार बताइए, इसकी प्रकृति बताइए, इसके स्वरूप को। तो वैज्ञानिक जो मानते हैं उन्होंने इसकी प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट करने में नाकाम, और जो नए वैज्ञानिक हुए मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। भाई आत्मा का अध्ययन हो ही नहीं सकता। तो प्राचीन मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने हार मान ली, और हार मानने के बाद में जो नए मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा कि भाई ये तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये तो मन का विज्ञान है, आत्मा नाम की कोई वो नहीं है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इनके प्रमुख समर्थक रहे थॉमस रीड और पंपोनोजी और थॉमस रीड। उन्होंने कहा 17वीं शताब्दी में कि भाई अब तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में
जाना जाने लगा। तो इनके जो मनोविज्ञान था उसका अस्तित्व आया आत्मा के अध्ययन के रूप में 16वीं शताब्दी में रहा, लेकिन 17वीं शताब्दी में आते आते मन के विज्ञान के रूप में हो गया। अब मन के विज्ञान के रूप में इसके समर्थक की बात करते हैं तो पोम्पोनोजी और थॉमस रीड हुए। क्वेश्चन आ जाए कि मन के विज्ञान के प्रमुख समर्थक हैं मनोविज्ञान, मन के विज्ञान के रूप में मानने वाले, तो उनमें पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, ठीक है। लेकिन जैसे ही 17वीं शताब्दी खत्म हुई और नए मनोवैज्ञानिक हुए और नए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये मन का विज्ञान कैसे हो सकता है, हमें स्पष्ट कीजिए। तो ये स्पष्ट नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि हार्ट नहीं चलेगा, ये यार मन कैसे हो सकता है मनोविज्ञान, चेतन है, तो उन्होंने चेतन का रूप दे दिया, चेतन के विज्ञान के रूप में। भाई ठीक है, चेतन के विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान एक चेतना के रूप में, चेतना का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के रूप में। 17वीं शताब्दी वालों ने हार मान ली, ना तो 17वीं शताब्दी अर्थ को स्पष्ट कर सके, ना प्रकृति को स्पष्ट कर सके, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सके। तो 17वीं शताब्दी के जब स्पष्ट नहीं कर सके तो 19वीं शताब्दी के जो हुए, 18वीं में जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो हुए, उनके अनुसार मनोविज्ञान को चेतना के रूप में मानने लगे कि भाई तो चेतना का अध्ययन है, ठीक है, चेतना का अध्ययन है, साहब मानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके कि चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाए तो इसके प्रमुख समर्थक कौन है? तो प्रमुख समर्थक है विलियम्स वुंट है, विलियम्स जेम्स है, जेम्स सल्ली है, आदि विचारक है। अगर समर्थक चेतना के अध्ययन के रूप में मानते हैं तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में माना जाता है, इसके प्रमुख समर्थक है, तो विलियम्स वुंट का नाम सबसे ऊपर, विलियम्स जेम्स का नाम, विलियम्स जेम्स सल्ली का नाम, इनका नाम आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही आत्मा के अध्ययन को छोड़ दिया, स्पष्ट नहीं कर सके, मन के अध्ययन के रूप में इसको भी छोड़ते चले गए। अब 19वीं शताब्दी में चेतना के रूप में मानने लगे, लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का एंड आया और फिर वही नए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई चेतना के मन के रूप में है, ठीक है, चेतना का अध्ययन किया जाता है, इसमें मानते हैं, लेकिन चेतना का कोई स्पष्ट अर्थ और परिभाषा अध्ययन के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई नहीं कर सके। फिर नए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये चेतना के अध्ययन के रूप में मान रहे हैं, लेकिन चेतना एक रूप नहीं है। हम कह रहे हैं कि चेतना एक चेतन भी होता है, एक अचेतन भी होता है और एक अर्धचेतन भी होता है। 3 तरह की होती है चेतना। कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अब चेतन क्या होता है? जो आपको याद है, बोलते ही तुरंत आ गया, चेतन। अर्धचेतन क्या है? आपकी मेमोरी में है और आप भूल गए, आपकी मेमोरी में है, आपको याद नहीं आ रहा, अर्धचेतन में होगा। लेकिन अचेतन क्या है? अचेतन वो चीज है कि जैसे आप चल रहे आपके माइंड में नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन चलते चलते आपका पैर फिसल रहा है, फिसल करते ही आपने बैलेंस बनाया, अचानक आपकी चेतन शक्ति में विकास हुआ और आपको बैलेंस बनाने के लिए अपने शरीर को किस तरह से रोकना है वो अचेतन से आया, अचानक अचेतन से आया। या फिर आप बस में जा रहे हैं, आपके मन में कुछ नहीं है, अचानक बस के ब्रेक लग गए, लगते ही आपने जो शरीर का मूवमेंट किया और अपना सेल्फ डिफेंस में आप बचे, जो आपके मन में माइंड में जो आया चेतन,
चेतन जो मन में आया और उसे आपने बचाव किया वो अचेतन है। ठीक है, तो नए मनोवैज्ञानिकों ने, जो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि चेतना कोई रूप नहीं है, चेतना कोई स्पष्ट नहीं है, इसको कैसे माने। उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया, हम इसको अस्वीकार करते हैं। और जो चेतना के प्रमुख वैज्ञानिक थे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, वो इसको, इसकी प्रकृति को, इसके स्वरूप को, इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सके। तो 20वीं शताब्दी में नए मनोवैज्ञानिक हुए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण था जेबी वाटसन। उन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो इंसान, बालक, व्यक्ति व्यवहार के रूप से जो व्यवहार करता है, अपने स्वभाव से, अपने अनुभव से जो व्यवहार करता है, उसका अध्ययन है। जो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, उन्होंने कहा कि व्यवहार के रूप में हम मन को, चेतन को, आत्मा को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि मनोविज्ञान एक व्यवहार के रूप में है, व्यवहार के धनात्मक कहें, कैसा भी कहें, लेकिन व्यवहार के अध्ययन के रूप में मानते हैं मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, व्यवहार जो वर्तमान में चल रहा है, मनोविज्ञान वो व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो व्यवहार का अध्ययन करता है वर्तमान में, उसी के हिसाब से मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है वर्तमान में, तो व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार के अध्ययन के रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया, तो आपको आंसर देना है वाटसन। क्या देना है? वाटसन। तो ये तो हुआ क्या, व्यवहार का अध्ययन किसका? वाटसन। अब मनोविज्ञान चल रहा है, मनोविज्ञान का कैसे उद्भव हुआ, यानी कि दर्शन शास्त्र से हुआ। जननी किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र से कहते हैं। इसके जनक कौन है? तो जनक अरस्तु हो गए। यहाँ तक हुआ। विभिन्न समय में 16वीं शताब्दी के बाद की बात करें या 16वीं शताब्दी से शुरू करें, तो इसके अर्थ में अलग अलग नामों से इसको परिभाषित किया गया और अलग अलग रूपों में अध्ययन किया गया। सबसे पहले इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में 16वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया? 16वीं शताब्दी के रूप में। इसके प्रमुख समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट का नाम प्रमुख आता है। उसके बाद में मन के विज्ञान के रूप में, भाई नए मनोवैज्ञानिकों ने मन के विज्ञान के रूप में मान लिया। उन्होंने आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया। मन के विज्ञान के रूप में प्रमुख समर्थक ओम्पोलॉजी और थॉमस रीड रहे। फिर नए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने इसके अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी इसका नाम चेंज करके इन्होंने मन के अध्ययन के रूप में कर दिया, चेतन के अध्ययन के रूप में, सॉरी। फिर चेतन के अध्ययन के रूप में उन्होंने कहा कि चेतना सबसे बड़ी चीज है, चेतना। लेकिन 20वीं शताब्दी में वाटसन महाराज आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आत्मा, मन और चेतन कुछ नहीं है, व्यवहार का अध्ययन है। एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। यहाँ तक ठीक है। इसके प्रमुख समर्थक व्यवहार की बात करते तो वाटसन है, जनक व्यवहार